एपिसोड 7। एक दिन जब मैं तुम्हारे सामने खड़ा होऊंगा तो तुम न सिर्फ मेरी तरफ देखने की हिम्मत नहीं करोगी, बल्कि मुझसे माफी भी मांगोगी। एक माँ होकर भी कभी माँ का फर्ज नहीं निभाया। मैं तुमसे नफरत करता हूं, लेकिन जैसे तुम मुझे नजरअंदाज करती हो, वैसे मैं तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता। इस पल, जब वे सब लोग उसके पास से निकल गए, रेयांश ने सिर झुकाकर मुट्ठियां कसी, नाखून मांस में ढंस गए और खून बहने लगा। उसके शरीर में आसमान छूने वाली लहरें उठीं। उसके दिल में जैसे एक जंगली जानवर छुपा था, जो पागलों की तरह दहाड़ रहा था। अपने कमरे में वापस आकर रेयांश नहाने धोने के बाद आध्यात्मिक शक्ति की साधना शुरू करने वाला था। अचानक उसने देखा कि मेज के नीचे एक कागज दबा हुआ है। उठाकर देखते ही वह गुस्से से भर गया। कागज पर लिखा था, अगर विक्रम की जान चाहिए तो सूर्योदय सराय के कमल नंबर 1 कमरे में आकर ले जाओ। देर मत करना। रेयांश के लिए विक्रम भले ही एक डरपोक और अपनी जान बचाने वाला नौकर था, लेकिन उसने पूरे 6 साल तक उसका साथ दिया था और उसके प्रति बेहद वफादार था। रेयांश को जो भी अच्छी चीजें मिलती थीं, उसमें विक्रम का हिस्सा भी होता था। रेयांश को नहीं पता था कि कौन उसके खिलाफ साजिश रच रहा था, लेकिन विक्रम को बंधक बनाने की हिम्मत करने पर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। रेयांश जानता था कि विक्रम के घर में बीमार माता पिता थे, जिनकी देखभाल की जरूरत थी। अगर विक्रम को कुछ हो जाता तो रेयांश कभी खुद को माफ नहीं कर पाता। उसने उस कागज को टुकड़े टुकड़े कर दिया और बिना कुछ कहे नायक कुल से बाहर निकल गया। हवा के तेज झोंके की तरह वह सूर्योदय सराय की तरफ दौड़ पड़ा। यह सूर्योदय सराय फेरोजा जेड इमारत के पास ही स्थित थी। रेयांश ने अपनी रफ्तार बढ़ाई और सड़क पर चलने वाले लोगों को लगा जैसे कोई तूफान गुजर गया हो। फिर कोई निशान भी नहीं मिला। सिर उठाकर देखा तो रात के अंधेरे में रोशनी से जगमगाती वो सराय साफ दिखाई दे रही थी। रेयांश कदम दर कदम उसके करीब पहुंच रहा था। सराय के सामने बहुत भीड़ थी, इसलिए रेयांश को अपनी रफ्तार धीमी करनी पड़ी। देखते ही देखते वो मुख्य दरवाजा नजदीक आता गया। तभी सड़क के बाईं तरफ से 4 घोड़ों वाली एक गाड़ी तेजी से निकली। लोग गालियां देते हुए भागने लगे, लेकिन उस गाड़ी की रफ्तार कम नहीं हुई। रेयांश आसानी से बच सकता था, लेकिन तभी उसके पीछे थोड़ी दूर पर एक छोटा बच्चा उस आती गाड़ी को देखकर डर के मारे रोने लगा। इस गाड़ी की तेज रफ्तार से अगर वो बच्चे के ऊपर से गुजरती तो वो जरूर मर जाता। रेयांश का दिल दहल गया। बिना कुछ सोचे वो जो बच सकता था वो नहीं बचा, बल्कि मुड़कर उस बच्चे को गले लगा लिया और पूरी आध्यात्मिक शक्ति फूंक दी। तभी एक घोड़ा जोर से रेयांश की पीठ से टकराया और उसे दूर तक उछाल दिया। सड़क पर लोगों की चीखें सुनाई थी। सभी को लगा कि रेयांश और बच्चा दोनों मर गए होंगे, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि रेयांश ने हवा में ही अपनी दिशा बदल ली और सुरक्षित जमीन पर उतर गया। उसने बच्चे को तसल्ली नहीं दी। लोग उसे ठीक से देख भी नहीं पाए कि रेयांश गायब हो गया, क्योंकि विक्रम की जान बचाने की जल्दी थी। हालांकि वहां खलबली मची थी। रेयांश पीठ के दर्द को सहते हुए सूर्योदय सराय में दाखिल हुआ। जैसे ही वो दहलीज पर कदम रखने वाला था, रेयांश का सामना एक व्यक्ति से होते होते बचा। सिर उठाकर देखा तो सामने खड़े एक लड़के ने उसकी आंखें चौंधियां दी। ये लड़का करीब 14-15 साल का था। रेयांश से छोटा लग रहा था। रेयांश का चेहरा भी काफी सुंदर था, लेकिन सामने वाला लड़का इतना खूबसूरत था कि वो जादुई लग रहा था। अगर उसके गले में स्पष्ट कंठमणि ना होती तो रेयांश समझता कि वो कोई नाजुक लड़की है। दोनों का टकराना बचा। रेयांश हैरानी से उसे देख रहा था। वो भी रेयांश को घूर रहा था। तुम लड़का हो या लड़की? अपनी जुबान पर काबू न रख पाते हुए ये बात रेयांश के मुंह से निकल गई। रेयांश की ये बात सुनकर अपमान का एहसास हो सकता था, लेकिन उस खूबसूरत लड़के ने गुस्सा नहीं दिखाया, बल्कि शांति से रेयांश की तरफ देखते हुए अपने कंठमणि की तरफ इशारा करके कहा, मैं लड़का हूं। उसका चेहरा गंभीर था, आवाज मधुर और सुरीली थी। रेयांश ने वैश्यालय की औरतों की मिठास भरी आवाजें सुनी थी, लेकिन उसकी आवाज सुनकर दिल में अजीब सी बेचैनी हुई। वो मन ही मन खुद को कोसने लगा। फिर विक्रम की याद आई और जल्दबाजी में उस लड़के को छोड़कर सूर्योदय सराय के अंदर चला गया। अभी अभी देखा कि तुमने एक बच्चे को बचाया, एक जिंदगी बचाई। रेयांश के पीछे वो लड़का अकेले में बड़बड़ा रहा था, लेकिन रेयांश जल्दबाजी में सराय के अंदर घुस गया था, इसलिए उसने अपना मुंह बंद कर लिया। उत्सुकता से देखते हुए साफ था कि रेयांश के प्रति कोई नफरत नहीं थी, बल्कि उसके पहले के बचाव कार्य की बहुत तारीफ कर रहा था। यह आदमी भाई जैसा लगता है। इसके शरीर में भी हल्की सी स्टार पावर है। लगता है कि कोई स्टार टाइप का युद्ध तकनीक का अभ्यास किया है। स्टार बैटल बॉडी का मैंने बहुत दिनों से इस्तेमाल नहीं किया। लड़का रेयांश की पीठ देखते हुए अकेले में बुदबुदाया। रेयांश अंदर घुसते ही महसूस कर सका कि कोई तेज नजर उसे घूर रही थी। मुड़कर देखा तो जतिन नायक खिड़की के पास बैठा हुआ था और उसके सामने एक खूबसूरत लड़की थी। जतिन यहाँ है। कहीं विक्रम को बंधक बनाना उसकी साजिश तो नहीं? उसके सामने बैठी लड़की को देखकर रेयांश ने सिर हिलाया। जतिन को मुझसे निपटने के लिए ऐसे हथकंडों की जरूरत नहीं, और वो यहाँ किसी लड़की के साथ समय बिता रहा है। ये सोचकर रेयांश ने रुकावट नहीं डाली और सीधे सूर्योदय सराय की दूसरी मंजिल पर चला गया। कागज में लिखा कमल नंबर 1 कमरा यही था।
यहाँ पहुंचकर वो अपने दिल के गुस्से को और नहीं संभाल सका। तेजी से अपनी मंजिल के पास पहुंचा और जोर से दरवाजा धक्का दिया। अंदर घना अंधेरा था। कमरे में घुसते ही रेयांश को लगा कि एक तलवार का वार उस पर आ रहा है। जल्दी से बचकर उसने कमरे की स्थिति देखी। अभी अभी हमला करने वाला व्यक्ति दरवाजे के पास खड़ा था। उसने धीरे से दरवाजा बंद किया और ठंडी नजरों से रेयांश को देखने लगा। दूसरी तरफ रेयांश ने देखा कि विक्रम के पूरे शरीर में रस्सी बंधी हुई थी, मुंह में कपड़ा ठूंसा गया था। इस वक्त डर और गुस्से से भरे चेहरे के साथ रेयांश की तरफ आवाजें निकाल रहा था। उसके पास एक और आदमी खड़ा था। दोनों के चेहरे ढके हुए थे, लेकिन शरीर से निकलती हथियारी शक्ति कम नहीं थी। यही वो दो लोग थे जिन्होंने उस रात रेयांश पर हमला किया था। रेयांश अब तक नहीं समझ पाया था कि वो छोटा आदमी होने के बावजूद कोई उसे क्यों मारना चाहता है। आप लोग कौन हैं? मुझसे आप लोगों की क्या दुश्मनी है? पैसे लेकर काम करते हैं, बस इतना ही। ज्यादा सवाल मत पूछो। रेयांश, मर जाओ। दो तलवारें तुरंत रेयांश पर टूट पड़ी। तलवारबाजी क्रूर थी। हवा में सनसनाहट से उसके सिर के बाल खड़े हो जाते थे। इन दोनों की आध्यात्मिक शक्ति मुझसे ज्यादा अलग नहीं, लेकिन युद्ध का अनुभव बहुत है। कई लोगों को मारा है। कृष्णकांत जैसे गधे से 100 गुना खतरनाक है। आज अगर मैंने पूरी ताकत नहीं लगाई तो यहीं मर जाऊंगा। इन दोनों की हरकत देखकर लगता है कि मिलकर लड़ने में माहिर हैं। मुझे पहले एक को हराना होगा, तभी उनकी संयुक्त शक्ति को तोड़ सकूंगा। अंधेरी रात में रेयांश की आंखों से तेज रोशनी निकली। दो तलवारें तेजी से उसके पास आ रही थीं। शरीर की फुर्ती का फायदा उठाकर वह एक तरफ लुढ़क गया। यह लुढ़कना बहुत चालाकी से किया गया था, जिससे दो लोगों के साथ एक साथ लड़ने की स्थिति टल गई। दो काले कपड़े वाले आगे पीछे उसकी तरफ आने लगे। वाइल्ड विंड नाइफ अटैक। हवा की सनसनाहट के साथ सामने वाला व्यक्ति रेयांश पर झपटा। तलवार का वार तुरंत उसके पास पहुंच गया। दो काले कपड़े वालों को अलग हुआ देखकर रेयांश ने दांत पीसे। पूरी आध्यात्मिक शक्ति निकाली। पीछे हटने के बजाय आगे बढ़कर उस काले कपड़े वाले पर पागलों की तरह हमला कर दिया। मीटियोर फिस्ट। काली कोठरी में एक तारे की रोशनी फूटी। काले कपड़े वाले की आंखें चौंधिया गईं। तुरंत एक शक्तिशाली ताकत महसूस हुई, जिसने उसकी तलवारबाजी को तोड़कर उसके शरीर से टक्कर मारी। धम। सबसे आगे वाले काले कपड़े वाले के मुंह से खून निकला और वो पीछे वाले काले कपड़े वाले से टकरा गया। रेयांश आगे बढ़ा, तुरंत सामने वाले की तलवार छीन ली। चीखते हुए एक वार से उसका दिल छेद दिया। तुरंत खून से उसके कपड़े और चेहरा लाल हो गया। अभी अभी का दृश्य आसान लग रहा था, लेकिन वो रोमांचक था। रेयांश को सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि मीटियोर फिस्ट से निकली तारों की रोशनी ने सामने वाले की नजर धुंधला कर दी। और मीटियोर फिस्ट एक येलो ग्रेड मिडिल लेवल की युद्ध तकनीक होने के नाते इसकी शक्ति आम ड्रैगन नस्क क्षेत्र तीसरे चरण के योद्धा के सबसे मजबूत वार के बराबर थी। इसीलिए काले कपड़े वाले को गंभीर चोट पहुंचाई जा सकी और रेयांश मौके का फायदा उठाकर उसे मार सका। दूसरे काले कपड़े वाले ने साथी को मरा देखकर हैरानी से रेयांश को देखा। कुछ न सोचकर तुरंत खिड़की से बाहर कूद गया। रेयांश उसका पीछा करना चाहता था ताकि पूछ सके कि उसे मारने वाला कौन है, लेकिन तभी दरवाजा जोर से खुला। जतिन गुस्से में दरवाजे पर खड़ा था। रेयांश को खून से लथपथ और जमीन पर एक मुर्दा देखकर उसकी भौहें तन गईं। कमीने, तू वाकई नालायक है। थोड़ी सी ताकत आई नहीं कि सूर्योदय सराय में हत्या करने की हिम्मत करती। क्या तुझे नहीं पता कि मैं और यहाँ के कमल मलिक अच्छे दोस्त हैं? रेयांश ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मुड़कर विक्रम के शरीर की रस्सी खोली और कहा, विक्रम, तुम पहले यहां से निकल जाओ, बाकी बातें बाद में करेंगे। दो हत्यारों में से एक मर गया, एक भाग गया। विक्रम हैरानी से रेयांश को देख रहा था, लेकिन जतिन नायक का आना और उसकी नाराज नजरें देखकर विक्रम डर गया। हालांकि रेयांश की सुरक्षा की चिंता थी, लेकिन समझ गया कि वो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए तुरंत भाग गया। लगता था मदद लेने गया है। रेयांश की अनदेखी से जतिन का चेहरा धीरे धीरे बिगड़ता गया। जतिन के पीछे एक मोटा आदमी खड़ा था जो शानदार कपड़े पहने हुए था। अंदर का खूनी दृश्य देखकर उसका चेहरा सफेद पड़ गया और कहा, यह साहबजादा वाकई हद पार कर गया है। आपने इतना खूनी दृश्य बनाकर मेरे कई ग्राहकों को डरा दिया है। इससे धंधे को बहुत नुकसान हुआ है। ये दोनों मिलकर रेयांश को परेशान करना चाहते थे। रेयांश ने अभी अभी हत्या की थी। इस वक्त दिल में खूनी जज्बा भरा था। रेयांश ने एक नजर से उस कमल मलिक को डरा दिया कि वो पीछे हटता गया। रेयांश जतिन से झगड़ा नहीं करना चाहता था। जतिन ड्रैगन नस्क क्षेत्र चौथे चरण का था और कई युद्ध तकनीकें जानता था। अभी वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता था, इसलिए उसे धैर्य रखना पड़ा। हालांकि रेयांश ने पहले से कदम पीछे खींच लिए थे। जतिन अब भी गुस्से में था। वो रेयांश को पहले से नापसंद करता था। पहले हमेशा परेशान करता रहता था। अब ये लड़का ताकत भी पा गया था। खासकर पिछली बार कृष्णकांत को हराने के वक्त उसे मुंह की खानी पड़ी थी। इस वक्त पुराना और नया गुस्सा मिलकर रेयांश को देखने वाली नजरों में हत्यारा इरादा झलक रहा था। पिछली बार तुमने कृष्णकांत को हराया था, मैंने तुम्हें माफ कर दिया था। आज तुमने फिर हमारे नायक कुल की बदनामी कराई है। लगता है मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही होगा, वरना तुम और ज्यादा मगरूर होकर बदमाशी करते रहोगे। ये कहते हुए उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए, शक्तिशाली दबाव रेयांश पर डाला। यह लड़का वाकई मजबूत है।
ड्रैगन नस्क क्षेत्र चौथा चरण वाकई कुछ और था। जतिन की तेज नजरों का दबाव पहाड़ के समान था। रेयांश को लगातार पीछे हटना पड़ा। आगे क्या होगा, स्टोरी में जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को और चैनल को भी ज्वाइन कर ले। आगे के एपिसोड इसी चैनल पे आएंगे तो सब लोग इसे ज्वाइन कर लो।